हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज करा था, तो हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर करा दिए थे। तो आज जो 4th लेक्चर है मेरा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टोटल 7 लेक्चर्स आएंगे इस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो आज मैंने साइंस एंड टेक लिया है। ये एक डिफिकल्ट पार्ट होता है और याद रखिएगा इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस वाले लेक्चर से। इसका रीजन भी क्योंकि साइंस एंड टेक में जनरली करंट ओरिएंटेड पेपर बनता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम्स में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या अदर स्टेट सर्विसेज भी दे रहे हो, उसमें आपको हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर न्यूज में देखा है तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो उसमें 3 टर्म बहुत न्यूज में दिखे, जिसमें से जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो सबसे ज्यादा न्यूज में था, ओके, कोविड की वजह से। तो यार कि जीनोम एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आप कह रहे होंगे सर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप बेसिक बता दें। तो चलिए मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद आप खुद भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पहले मैं जीनोम एडिटिंग के बारे में बता देता हूं। पहले जीनोम होता क्या है। देखिए आप सब ऑफकोर्स आपके पास, हर इंसान के पास, याद है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ जीन्स होते हैं। आप कुछ जीन्स अपने मदर से गेन करते हैं, कुछ जीन्स अपने फादर से गेन करते हैं। तो रिमेंबर जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जीन्स। तो कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जीन्स को हम कहते हैं जीनोम, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल का जीनोम अलग अलग हो सकता है। रिमेंबर हर इंडिविजुअल का अलग अलग ही होता है जीनोम। तो याद रखिएगा कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं, जीनोम। और इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो साइंटिफिकली बोला जाए तो टोटल डीएनए इन अ सेल इज नोन एज जीनोम, ठीक है। तो इसको कहते हैं जीनोम। तो आई होप आपको समझ में आ गया जीनोम होता क्या है। अब क्या होता है जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या हुआ। जीनोम एडिटिंग का मतलब हुआ इट इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू द डीएनए ऑफ अ सेल। तो याद रखिएगा जो टोटल डीएनए इन द सेल थी, एक व्यक्ति का एक जो जीनोम था, उसमें अगर थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं जीनोम एडिटिंग। नाम से पता चला है कि सर जो जीनोम था उसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो बिल्कुल उसे कहते हैं जीनोम एडिटिंग। जैसे कि एक इसमें टेक्निक है जिसके थ्रू किया जाता है, जैसे लिखा है मैंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी मेंस में यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यार कि एक एडिटिंग की टेक्नोलॉजी जो है जीनोम एडिटिंग की, दैट इज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बहुत बेसिक सा बता दिया है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में बहुत रहा है दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। ये शायद बहुत इजी वर्ड में अगर मैं समझाऊं आपको, क्योंकि लोगों को इतना इजीली समझ में नहीं आता व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए जीनोम तो आपको समझ में आ गया सर, टोटल सेट ऑफ जीन्स, या तो आप डीएनए आप कह सकते हो, उसे हम जीनोम कहते हैं, ओके। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट ऑफ बेस पेयर दैट आर देयर इन जीनोम ऑफ इंडिविजुअल। तो याद रखिएगा आपको आइडेंटिफाई करना है, वो बेस पेयर आइडेंटिफाई करना है, किसमें, एक जीनोम में। मतलब ऑफ कोर्स किसी इंडिविजुअल के जीनोम में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, दैट इज बेस पेयर। एंड फ्रॉम दैट सीक्वेंस, मतलब जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, रिमेंबर, सो वी कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो अगर आप उसके बारे में याद है आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया उसका, याद है कि जीनोम ऑफ द इंडिविजुअल का आपने बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया, उसका अरेंजमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप ये बता सकते हैं उसका बिहेवियर क्या होगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। तो उसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ओके। अब होता क्या है, देखिए कोविड का टाइम आया, कोरोना वायरस आया, तो इस पर डिस्कशन चला था कि हमको उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए। अगर मैं कोविड वायरस की बात करूं, कोरोना वायरस की बात करूं, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वायरस की कर ले, रिमेंबर, तो उससे हमें एडवांटेज क्या होगा, हम ये एडवांटेज हो जाएगा कि हम एबल टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हमें उस स्ट्रक्चर, याद रखिएगा अगर आपने अरेंजमेंट उसकी स्टडी कर ली तो आप ये स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, किस तरह उसका स्ट्रक्चर उसको समझ सकते हैं। रिमेंबर वो किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह चेंजेस हो रहे हैं, इन सबको आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। जिसमें न्यूजीलैंड ने जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत की कोरोना वायरस की। इंडिया उतना नहीं कर पाया, उतना उस लेवल पे नहीं कर पाया, बट ये टर्म बहुत न्यूज में आ गया, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो मैं बहुत बेसिक्स आपको समझाया, इंटरव्यू वगैरह में भी आपको हेल्प करेगा व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। और तीसरा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, ये तो आई थिंक बहुत बेसिक्स है, सबको पता है क्या होता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, जो जीन्स होते हैं, याद रखिएगा अगर मैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करूं, कोई भी एक क्रॉप की लूं, तो याद रखिए उसके जो जीन्स होते हैं उसको आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया जाता है। कैसे, यूजुअली बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं वो उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं, है ना, उसको इस तरह ऐड ऑन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के मैंने उसमें ऐड ऑन कर दिए, याद रखिएगा ऐसे जीन्स आर्टिफिशियली मॉडिफाइड कर दिए हैं कि फॉर एग्जांपल उसको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पेस्ट उस पर अटैक करेगा तो उसको कोई हार्म नहीं होगा। तो ऐसे करके आप आर्टिफिशियली अगर डेवलप कर रहे हो, याद रखिए, तो सिर्फ कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो 3 टर्म है, याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। नैनो टेक्नोलॉजी में बात करूं तो देखिए क्वेश्चन तो नैनो टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी यूपीएससी ने बहुत बार फ्रेम किए हुए हैं, ओके। बट मेरा मानना है इसमें की पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसमें जो साइज दी हुई है, ओके, याद रखिएगा इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में आपको ये चीज याद रखिए, इंक्लूडिंग द पार्टिकल ऑफ अ स्केल ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। ये साइज जरूर याद रखिएगा, यहीं पर यूपीएससी गेम खेलता है, यहीं पर वो चेंजेस कर देगा आपसे और पूछ लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पार्टिकल की साइज नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होनी चाहिए, 1 to 100 नैनोमीटर, ओके। बाकी नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत से क्वेश्चन बहुत ही
डिटेल में बनेंगे, आई थिंक आप उस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप नैनो टेक्नोलॉजी रीड कर लेना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर मैं आईटी की बात करूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस बार क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका ब्लॉकचेन से, बट इस बार क्रिप्टो करेंसी फिर से न्यूज में, बजट में भी बात की गई, क्रिप्टो करेंसी की टैक्स लगाने की बात की गई है, इसलिए मेरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फिर से क्वेश्चन आएगा। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और घुमाएंगे, जैसे कि चेंज कैसे करते हैं मैं बताऊं आपको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थिंक आपने पढ़ा होगा क्रिप्टो करेंसी में, एक उसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्रिप्टो करेंसी में यूज करें, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप इलेक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। कहीं डाटा आपको बहुत ज्यादा स्टोर करना है, रिमेंबर जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, मार्कशीट्स वगैरह होती है, उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं उसका लिमिटेशन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में हम सुन रहे हैं, जैसे अभी आपने बिटकॉइंस में सुना होगा, बट उसका यूज एप्लीकेशन अदर प्लेसेस में भी है। ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। तो ये आगे डिसेंट्रलाइज मॉडल है, याद रखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंट्रलाइज नहीं है। ओके, जैसे आज की डेट में अगर मैं रुपये की बात करूं तो पैसा जो हमारा है, ठीक है, वो आरबीआई इशू करता है, तो एक सेंट्रलाइज बॉडी जो इन सबको रेगुलेट कर रहा है, बट ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। ये कि डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है। लेजर मतलब था बही खाता जहां पर सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, रिमेंबर। तो एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है, ठीक है, जहां पर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली इन सच अ वे दैट रजिस्टर ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड। याद रखिएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट करना डिफिकल्ट है। ओके, बाकी इसमें डिटेलिंग बहुत कुछ है, अगर आप मैं पढ़ाऊं तो पूरा एक लेक्चर हो जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, बट मेरा मानना है आप बेसिक इसके बारे में देख लीजिएगा, कुछ कीवर्ड्स देख लीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम जरूर होगा बायोचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, सॉरी, है ना। तो इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ओके, थोड़ा बेसिक मैंने वर्ड्स बता दिए, यहां पर सेंट्रलाइज लिख देंगे जनरली, ठीक है, ऐसे करें कुछ, या इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ऐसा कुछ लिख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगर बताऊं, 5G टेक्नोलॉजी अभी न्यूज में है, तो इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाएगा मैं बताऊं किस पर फ्रेम करेंगे। पहली बात, अगर 5G टेक्नोलॉजी की बात करूं, ठीक है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये किस पर वर्क करती है, याद रखिए रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, ये आपको याद रखना है। वो आपको रेडियो वेव्स की है कि यहाँ पे इंफ्रारेड, विजिबल, ऐसा कोई वेव्स लिख देंगे, रिमेंबर, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ रेडियो वेव्स पे वर्क करती है, याद रखना आपको, पहली चीज तो ये, ठीक है। 5G की अगर बात करें तो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे भी वर्क करेगी। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम कहने का मतलब, याद रखना आपको, आप ज्यादा से ज्यादा डाटा, रिमेंबर, विद हाई स्पीड सेंड कर सकते हैं इन 5G टेक्नोलॉजी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज सो हाई। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, रिमेंबर, इसको मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम भी कहा जा रहा है, कि आप ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें, एक वेरी हाई स्पीड में। तो ये अगर आप 5G टेक्नोलॉजी के फीचर्स देखेंगे तो आपको ये फीचर्स दिखेंगे। ओके, तो ये फीचर मेरा मानना इंपॉर्टेंट है, एक रेडियो वेव्स इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आपको स्टेटमेंट वाइज 5G टेक्नोलॉजी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, दूसरा वाईफाई और लाईफाई, रिमेंबर, इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इंटरव्यू में तो बहुत बार पूछा गया है। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, रिमेंबर, लाईफाई मतलब लाइट फिडेलिटी। तो ये दोनों पे डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बेसिक अगर मैं बताऊं तो याद रखिएगा, जो लाईफाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आगे का फ्यूचर है। रिमेंबर, वाईफाई का भी एक फ्यूचर है, दैट इज, पहले हम जैसे ब्लूटूथ यूज करते थे, वाईफाई आ गया, अभी लाईफाई है। रिमेंबर, ये उसका उससे भी मतलब हाई स्पीड है। लाईफाई में याद रखिए लाइट को यूज किया जाता है, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट यूज होती है। विद द हेल्प ऑफ एलईडी बल्ब्स आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, जबकि वाईफाई में हम क्या यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं थ्रू वाईफाई राउटर। आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होगा, उसका यूज करते हैं। लाईफाई में याद रखिएगा आप, इट डज नॉट पास थ्रू द वॉल्स, वॉल्स के थ्रू पास नहीं हो सकता। आप यहां पे मैंने देखी डायग्राम भी बनाया हुआ है, वॉल्स के थ्रू पास नहीं हो सकता, जबकि वाईफाई बिल्कुल हो सकता है। आप देखते होंगे आपके दूसरे रूम में वाईफाई लगा हुआ है, आप दूसरे रूम पर उसके डाटा को इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं। सो यहां पर याद रखिए वाईफाई जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पासेस थ्रू द वॉल्स, जबकि उसमें नहीं होता है। बाकी डिफरेंसेस आप और देख लीजिएगा, ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं जहां पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ओके, तो इसको जरूर आप एक बार पढ़ के आइएगा। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, रिमेंबर, बट मेरा मानना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार जरूर गो थ्रू करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद इंटरनेट। ओके, आज की डेट में आप देखिए, जैसे हमारा एलेक्सा है, आप बोलते हो गाना प्ले हो जाता है, लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ करना, आज की डेट में हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कनेक्टिंग एवरीथिंग विद इंटरनेट, बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो। बाकी डिटेल्स आप थोड़ा सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी देख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन पूछा चुका है, जैसे आपने मूवी रोबोट देखी हो, रोबोट 2.0 फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह इसका मतलब पहले बता दो, इट रिफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। तो याद रखिएगा, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मशीन्स पर एड ऑन कर देना, मतलब मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह वर्क करने लगे। आज आप देखिए रोबोट में यही दिखाया गया था, किस तरह मतलब वो रोबोट जो है वो मशीन जो ह्यूमन की तरह वर्क करने लगता है। तो याद रखिएगा, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस, मतलब वो ह्यूमन की तरह थिंक करने लगते हैं, उनके एक्शंस होने लगते हैं उस तरह, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो रोबोट 2.0 इज अ बेस्ट एग्जांपल अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो। ओके, और इस बार लेकिन क्वेश्चन देखो, इस पर तो क्वेश्चन बन चुके हैं। इस बार जो नया टॉपिक, हॉट टॉपिक, इस पर क्वेश्चन बनेगा वो है मेटावर्स। रिमेंबर, सो मेटावर्स, फेसबुक ने भी नाम अपना मेटा रख दिया है, ये
फ्यूचर है, याद रखिए द वर्चुअल रियलिटी, रिमेंबर है ना, द न्यू रियलिटी, द वर्चुअल रियलिटी, इस पर जरूर आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो एक बार मेटावर्स पढ़ लेना, बहुत आसान है, मेटावर्स ऐसा कुछ खास नहीं है, बट क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वर्चुअल रियलिटी पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी चीज है, मतलब घर बैठे बैठे आप बहुत कुछ फील कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको लगाया और आप अपने दोस्तों से, मतलब अभी जैसे फोन के थ्रू आप बात करते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू बात कर सकते हैं, ये तो नॉर्मली था। अब आप मेटावर्स में क्या करेंगे, आप फील कर सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, घर बैठे बैठे आपके दोस्त और आप वहां पर फील कर सकते हैं। ओके, तो मेटावर्स पर है, क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा। ओके, नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी, इस पर क्वेश्चन आएगा। रिमेंबर, मैं फिर से बता रहा हूं, इस पर कुछ चीजें जो की पॉइंट्स है जहां पर क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं। RFID इज अ टाइप ऑफ पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये एक्टिव वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्टिव वायरलेस टेक्नोलॉजी में बैटरीज का यूज होता है, इसमें बैटरी का यूज नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर आपने शायद अगर आप सिग्नल से क्रॉस होते होंगे जहां पर आपके फास्ट टैग लगा रहता है, आपने ध्यान दिया होगा, या RFID टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है, रिमेंबर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तो इट अलाउज ट्रैकिंग और मैचिंग ऑफ एन आइटम और एन इंडिविजुअल। ओके, तो यहां पर आप कार्स में लगा देते हैं और इजीली आप वर्क कर सकते हैं। द टैग कैन रीड अप टू सर्वल फीट, बहुत फीट तक आप दूर पे खड़े हो टैग कर लेता है, याद रखिएगा। डज नॉट नीड टू बी विद इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ रीडर टू बी ट्रैक्ड, याद रखिएगा, जरूरी नहीं आपको एकदम उसके पास जाना पड़ेगा, आप डिस्टेंस पे भी वो आपको ट्रैक कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे कट जाते हैं, फिर आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि ये कौन सी वेव्स पे वर्क करता है, नाम से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो वेव्स पे वर्क करेगा, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिगो, इस पे क्वेश्चन पूछा है। इंडिगो क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने डाल रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो हैदराबाद में लोकेटेड है, इसने इंडिगो लॉन्च किया है। ओके, व्हाट इज इंडिगो, याद रखिएगा, इट इज purely an indigenous and largest cattle chip of the world. Okay, so this is very important. याद रखिए, country's first cattle genomic chip for conservation of indigenous breeds. अब इसके हम डिटेल, तो आपको मन है तो पढ़ लो, रिमेंबर, बट क्वेश्चंस पर ध्यान देना, अपन को ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी पर्टिकुलर टॉपिक्स की। याद रखना है बस इसमें कि ये पूछा है कि इंडिगो किस कहां से लॉन्च किया, ये चेंज कर देंगे, आपको मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, बाकी मैंने वैसे तो ये डिटेल चीजें करंट अफेयर्स में पढ़ाई हुई है, वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, नेशनल ग्लोबल, याद रखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ITU पब्लिश करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि UN बेस्ड बॉडी है। ओके, इसमें इंडिया की रैंक 10th हो गई, बहुत अच्छी बात है, 37th रैंक की जंप मिली है इंडिया को, और रैंक 1 पे जो है वो है US है। ओके, तो याद रखिए, इंडिया की रैंक 37 प्लेस इंप्रूव हुई है और इंडिया की रैंक अब 10th हो गई है। गगनयान मिशन, इस पर क्वेश्चन डन है, एग्जाम में आना, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है। गगनयान मिशन के बारे में आपको बताऊं, इसरो का मिशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसमें 3 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, पहली फ्लाइट 2022 में ही भेजी जाएंगी, तो ये पहली फ्लाइट जो होगी, पहली 2 फ्लाइट जो होंगी वो अनमैन्ड होगी, मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग नहीं जाएंगे, और थर्ड फ्लाइट जो होने वाली है उसमें 3 ह्यूमन बीइंग जाएंगे, जिसमें से 1 वुमेन होगी। ओके, तो एस्ट्रोनॉट्स को हम भेजने वाले हैं स्पेस में, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर याद रखिएगा, ये जो हम भेजेंगे, याद रखिए, ये लो अर्थ ऑर्बिट रहेगा, इसमें आपको हाई अर्थ ऑर्बिट लिख के दे देंगे, लो अर्थ ऑर्बिट पे रहेगा, 300 to 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, याद रखिए 5 to 7 डेज, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और किस आप व्हीकल से भेज रहे हैं, तो GSLV Mark 3 से भेज रहे हैं। ओके, और इसमें आपको याद रखना है, जो फर्स्ट जिसमें ह्यूमन बीइंग नहीं जाएंगे, थर्ड वाली फ्लाइट में जाएंगे, वो 2022 में प्लान किया उस मिशन को भेजने को। सेकेंड में याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं जा रहे हैं, बट एक रोबोट भेजने का प्लान है, व्योम मित्र, रिमेंबर, इसरो ने ही डेवलप किया इसको। व्योम मित्र जो है वो गगनयान की सेकंड वाली फ्लाइट में आएगा, और थर्ड वाली फ्लाइट मैंने आपको बता दिया 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इनमें से 1 वुमेन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट गगनयान मिशन। ओके, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये बहुत न्यूज में है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका नाम जरूर सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन, याद रखिएगा, इट इज अ प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी, एक प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी है टू बूस्ट द स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए। अब मैं स्पेस की बात करूं, अलग अलग पार्ट में आपको पता होगा, अलग अलग कंपनीज डेवलप करती हैं, कहीं टेस्ला कहीं पर L&T बना रही है, कोई टाटा कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, तो इन सबको एक साथ मर्ज करके इनकी एक बॉडी बनाई गई है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसका एजेंडा है प्राइवेटाइजेशन, स्पेस पर भी प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट बॉडीज को आगे आने का मौका मिले। रिमेंबर, फाउंडिंग मेंबर्स आप देख रहे हैं, OneWeb, भारती एयरटेल, है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर वर्क कर रही है, याद रखिएगा। तो एक तरीके से बस इतना याद रखें, प्राइवेट
इंडस्ट्री बॉडी टू बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, और ये क्या करेगी, कलेक्टिव वॉइस बनेगी। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री, जितने भी स्पेस में लोग हैं या स्पेस इंडस्ट्री में वर्क करें, उनकी एक कलेक्टिव वॉइस बनेगी। इसमें 4 पिलर पे वर्क भी कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। ये 4 पिलर हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। इनोवेशन, फ्रीडम ऑफ इनोवेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट। मेकिंग गवर्नमेंट एक्ट एज इनेबलर, गवर्नमेंट फ्रंट में वर्क नहीं करेगी, सिर्फ इनेबलर की तरह वर्क करेगी। ओके, यूथ फॉर द फ्यूचर, प्रिपेयर यूथ फॉर द फ्यूचर। और फोर्थ पॉइंट है स्पेस सेक्टर जो है उसको इस तरह यूज करना कि कॉमन मैन के लिए हम हेल्पफुल हो सकें। ओके, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो चाहे अदर थिंग्स की बात हो, तो इन 4 पिलर्स पर ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन को बनाया गया है। तो दिस इज वन ऑफ द रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं स्पेस में हुआ है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोप्लैनेट। देखिए इस पर क्वेश्चन आएगा, इस पर तो एक्सोप्लैनेट एक्चुअली हिंदू में अगर आप देखेंगे तो एक्सोप्लैनेट का नाम जो है वो बहुत बार आता है। एक्सोप्लैनेट है क्या, तो यार इट इज अ प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट। तो आप इतना ही याद रखना सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जस्ट रिमेंबर ये पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको डेवलप किया है नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने। तो ये भी याद रखना है इसको डेवलप किस किसने किया है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें पार्कर सोलर प्रोब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है टू फ्लाई थ्रू द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन। याद रखिए आउटर एटमॉस्फेयर क्या है सन का, कोरोना। रिमेंबर जहां पर हाईएस्ट हॉटेस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, आप यहां पे इमेज में देख सकते हैं, मैंने बना भी रखा है। ठीक है, तो ये यहां पर पहुंच गया है। ओके, तो दिस 18 में चला था और अब पहुंच गया, तो बहुत अच्छी बात है। अभी न्यूज में भी चल रहा था और जब हिंदू का आर्टिकल में पढ़ रहा था तो यहां पर एक याद रखिएगा एल्फिन क्रिटिकल सरफेस भी वर्ड मेंशन था। व्हाट इज दिस, मैं आपको बता दूं। याद रखिए इट इज अ पॉइंट बेसिकली मार्क्स द एंड ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा जो सन का एटमॉस्फेयर होता है, तो जहां पे एंड होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर एंड हो गया, ठीक है, एंड बिगिनिंग ऑफ द सोलर विंड, और फिर उसके बाद जो सोलर विंड का एरिया रहता है, रिमेंबर, तो ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं व्हाट, दैट इज एल्वेन क्रिटिकल सरफेस। तो ये वर्ड अगर कहीं आया जाए तो समझ जाना है क्या। ओके, और पार्कर सोलर प्रोब नासा का मिशन था, वेरी फेमस। कुछ मिशन देख लेते हैं जो न्यूज में है, जस्ट गो थ्रू कर लेना। मरकरी का मिशन है, बेपी कोलंबो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है मरकरी में, मैसेंजर नासा का मिशन है मरकरी के लिए। ओके, तो एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। और अभी जो न्यूज में बहुत फेमस वीनस के ये 2 मिशन याद रखिएगा, दा विंसी प्लस और वेरिटास। तो देखिए वी से आप याद रखना है वीनस के लिए, और किसका मिशन है ये मिशन है नासा का। रिमेंबर कहां पर, ऑफ कोर्स वीनस पर। एन विजन मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है 2030 में, कहां के लिए, वीनस के लिए। और इसरो भी, इंडिया भी शुक्र यान याद रखिएगा 2024 में इस मिशन को लॉन्च करेगा टुवर्ड्स वीनस। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अभी बहुत न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें मार्स की बात करें तो परसिवरेंस रोवर नासा का मिशन था, मेवन नासा का मिशन था, पाथ फाइंडर नासा का मिशन था, ताइनवीन चाइना का मिशन था, और होप जो मिशन है, होप मार्स मिशन, ये यूएई का था। तो ये सारे मिशन मार्स के हैं। ओके, तो मार्स पे मिशन गए हैं, याद रखिए मैच द फॉलोइंग में पूछता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, लूनर प्रोग्राम है, मतलब मून के लिए प्रोग्राम है, लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो पूछा जाता है आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो किसका है, नासा का है, और किस के लिए, लूनर एक्सप्लोरेशन है। वाइपर मिशन याद रखिएगा नासा का है, ये भी मून के लिए है, फुल फॉर्म यहां लिखा है, पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लूसी मिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा नासा का पहला मिशन है टू स्टडी द जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड। याद रखिएगा जो एस्ट्रॉइड है उसका नाम है ट्रोजन, उसकी स्टडी करेगा ये लूसी मिशन। तो लूसी मिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, याद रखिएगा OSIRIS रिमेंबर ये नासा का मिशन है, फुल फॉर्म पूरा लिखा, ओरिजिन स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशन आप पूरा फुल फॉर्म पढ़ लिएगा। ये मिशन किस लिए है, ये डस्ट सैंपल कलेक्ट करने वाला किससे, बेनू एस्ट्रॉइड से। याद रखना किस एस्ट्रॉइड से, बेनू एस्ट्रॉइड से। तो मैच द फॉलोइंग में हेल्प करेगा। डार्ट मिशन, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, इस पर आएगा, डबल एस्ट्रॉइड डी डायरेक्शन टेस्ट। इसमें होगा क्या, लेट अस सपोज ये अर्थ है और यहां पर कोई एस्ट्रॉइड आने वाला है जो अर्थ में टकराने वाला है, तो हम ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब डार्ट में ये कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऐसा एक स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जो इसमें टकराएगा, जिससे कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो अर्थ को हार्म नहीं होगा। तो रिमेंबर नासा का मिशन है टू क्रैश इनटू द एस्ट्रॉइड एंड चेंज इट्स कोर्स, इसमें ये अर्थ पर आकर ना टकराए। तो इस पर हम डार्ट मिशन नासा वर्क कर रही है। ओके, नेक्स्ट है इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि नासा के साथ साथ इटालियन स्पेस एजेंसी इस पर वर्क कर रही है। इस पर क्या करना है, इसको स्टडी करना है यूनिवर्स के जो मिस्टीरियस, याद रखिएगा एक्सट्रीम, द मोस्ट एक्सट्रीम एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, उसकी स्टडी की जाएगी, चाहे वो सुपरनोवा हो या जो भी चीज़ें उसमें स्टडी की जाएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें अभी न्यूज़ में चल रही हैं। बेयरशीट 2 ये इजराइल का प्रोजेक्ट है, आपको याद रखना है। मून पर लूना एक्सप्लोरेशन मून का मिशन था। जो इनका बेयरशीट 1 था वो तो मैं आपको बताऊँ क्रैश हो गया था, वो प्रॉपर नहीं हो पाया था। बेयरशीट
मित्सुबिशी 2 लॉन्च हो रहा है। ओके, हायाबुसा 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, जापान का मिशन है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये याद रखिएगा, जो रिग्यू एस्ट्रॉइड है उसकी स्टडी करेगा, वहां पर उसकी अंडरग्राउंड सैंपल्स वगैरह वो लेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आएंगे, याद रखिएगा। सारे मिशन मैंने यहां पर लिख दिया, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब वॉर हो रहा था यूक्रेन वर्सेस रशिया, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बहुत न्यूज में आ गया, हिंदू में आर्टिकल कवर किए गए इसके बारे में। थोड़ा सा बेसिक बताया तो मैं आपको, इट इज अ स्पेस स्टेशन और अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, याद रखिएगा, जहां पर आप ऊपर जाकर यहां पर एक तरीके से रह सकते हैं, पूरा एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट डेवलप किया हुआ, उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लोकेटेड है। याद रखिए, लो अर्थ ऑर्बिट, अगेन यहां पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया, अराउंड 420 किलोमीटर अबव द अर्थ, और इसको डेवलप किया 5 कंट्रीज ने मिलकर, जिसमें आपको याद रखें यूएस के ऊपर क्या है, कनाडा, तो यूएस कनाडा, फिर जापान रशिया आसपास है, जापान रशिया, और लास्ट है यूरोप, रिमेंबर। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ओके, ये एवरी 90 मिनट्स पे ऑर्बिट करता है अर्थ के। तो आईएसएस जो है ऑर्बिट द अर्थ एवरी 90 मिनट्स। अभी रशिया ने इस पर बड़ा इस पर डिबेट कर दिया था, रशिया इस पर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, ऐसा भी बोल दिया उन्होंने, तो इसलिए ये न्यूज़ में। ओके, नेक्स्ट जो है कामोलेवा, याद रखिए कामोलेवा, ये पूछा कामोलेवा इज इन न्यूज़, ये क्या है, याद रखिएगा, ये क्वाजी सैटेलाइट है, ठीक है। क्वाजी सैटेलाइट कहने का मतलब इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन बट इट इज क्लोज टू अर्थ, रिमेंबर, तो ऑर्बिट अराउंड द सन बट गेट रिमेन क्लोज टू अर्थ, इट इज अ क्वाजी सैटेलाइट कामोलेवा। तो पूछा सकता है ये क्या है, ये एक ट्री की स्पीशीज है, ये एक एनिमल की स्पीशीज है, ये क्वाजी सैटेलाइट, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की बात करूं, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी नेग्लेक्टिकल ट्रॉपिकल डिसीज हैं या फॉर एग्जांपल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम से बचा, ऐसी डिसीजेज जो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, नेग्लेक्टेड है मतलब उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता है। ओके, तो मैं एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो दे आर नॉट नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड में ऐसे रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, रिमेंबर है ना, प्रॉक्सी हो गया, स्नेक बाइट हो गया। अब बाकी डिसीज मैंने बहुत सारी लिख रखी है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहां पर फ्रेम किया जाएगा, आपको पहचानना है। तो याद रखिएगा, सारे नाम बहुत डिफिकल्ट हैं, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें जो कॉमन नेम थे वो मैंने बता दिए, जो आप कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज रिमेंबर ब्लैक फंगस न्यूज में था, जिसको हम कहते हैं मुक्रो, याद रखिएगा, दैट इज मुक्रोमाइकोसिस, रिमेंबर, तो मुक्रोमाइकोसिस जो है, ठीक है, मुक्रोमाइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, इसका हम पढ़ लिएगा। एक्चुअली अगर आप पहले से इन्फेक्टेड हो किसी डिसीज से तो ब्लैक फंगस आपको इजीली अफेक्ट कर जाता है, और आई होप आपने कोविड में सुना भी होगा ब्लैक फंगस के बारे में। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 आई है, कौन पब्लिश किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बस इतना याद रखिएगा किसने पब्लिश किया है। ट्रांसफैट, हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफैट पर, ये बहुत न्यूज में भी है। ट्रांसफैट एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊं ट्रांसफैट होता क्या, थोड़ा बेसिक बताता हूं। देखिए, वैसे तो नेचुरली ऑकरिंग भी है, आर्टिफिशियली ऑकरिंग भी है, बट जो हार्मफुल है वो मेनली आर्टिफिशियल की हम बात करें, आर्टिफिशियल ट्रांसफैट की बात करें, जो कि हार्मफुल है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल है, जिसको आप मस्टर्ड ऑयल कहते हैं या हिंदी में सरसों का तेल कहते हैं, उसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं, रिमेंबर हाइड्रोजन इज एडेड इन द वेजिटेबल ऑयल, आपके सरसों के तेल में या मस्टर्ड ऑयल में अगर मैं ऐड करता हूं, तो याद रखिएगा वो जिसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो एक रिजेंबल करता है घी की तरह, ठीक है, या बटर की तरह आप कह सकते हैं कि रिजेंबल करता है, उसको आप यूज करते हैं खाना बनाने में। ओके, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफैट। तो आई थिंक जो आप रिफाइंड ऑयल लेते हैं, जो आप घर मार्केट से आके खरीद के लाते हैं, वो सब आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स ही हैं। ओके, मतलब वो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल है, कहने का मतलब उनमें हाइड्रोजन ऐड है आपके वेजिटेबल ऑयल में। ओके, आप कहेंगे सर इससे क्या है, इसको अगर आप खाते हैं तो याद रखिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सर हम सीधे वेजिटेबल ऑयल क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो, वेजिटेबल ऑयल अगर आप यूज करो तो बहुत कॉस्टली होता है वेजिटेबल ऑयल। ओके, दूसरी बात उसमें बहुत टाइम भी लगता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। ओके, तो बट इसकी क्या है, ट्रांसफैट की, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, चीपर है, सस्ता है। तो आप देखिए मार्केट में आप कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या तो चाट वगैरह खाते होंगे, वो सब यूज क्या करते हैं, याद रखिए आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स ही यूज करते हैं। ये एक तरीके से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको डाइजेस्ट करना भी डिफिकल्ट होता है, याद रखिए। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बट इसको डाइजेस्ट करना भी डिफिकल्ट है। बट आज की डेट में हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं। मैं बताऊं, यूरोप ने तो एक तरीके से मैं बात करूं, उन्होंने इस ट्रांसफैट को बिल्कुल एलिमिनेट करने की प्लान बना लिया है, उन्होंने हर जगह से आप इसको यूज भी नहीं करते हैं। ओके, WHO का भी प्लान है, इसका नाम है रिप्लेस मिशन। ये रिप्लेस मिशन है कि 2023 तक हम ट्रांस फैट को खत्म कर दें। तो देखिए, ट्रांस फैट तो इंडिया में तो मैं बताऊं हर आदमी ट्रांस फैट के ही प्रोडक्ट खा रहा है। आई होप आप लोग ऐसे प्रोडक्ट ना लें, बट ट्रांस फैट पे क्वेश्चन ये बन सकता है, रिमेंबर। नेक्स्ट देखिए, कुछ वायरसेस न्यूज में थे, ऑफकोर्स कोविड वायरस तो था ही, जीका वायरस आपको याद रखना, जीका वायरस इंपॉर्टेंट है, एंडीज मॉस्किटो की बाइट से होता है, जो कि एंडीज
मॉस्किटो डेंगू में भी आपने पढ़ा होगा, चिकनगुनिया में भी पढ़ा होगा, येलो फीवर में भी पढ़ा होगा, इन सब में यही मॉस्किटो यूज होता है। ऑफकोर्स ये जीका वायरस में भी है। और ये ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? ऑफकोर्स आपको याद रखना है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर की से बच्चे को हो सकता है, ओके, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, ब्लड प्रोडक्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सबसे जीका वायरस क्या हो सकता है? याद रखिए ट्रांसफर हो सकता है। तो जीका वायरस के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना। एक निपा वायरस भी न्यूज में आ गया था, ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब एनिमल से ह्यूमन बींग को होता है, फिर ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग को भी हो जाता है, ओके। तो याद रखना है आपको, इसमें जो जैसे बैट है, पिग है, ये देखिए मैं डायग्राम बना रखा है, किस तरह आप निपा वायरस पाएंगे, फिर ऐसे आप ट्रांसफर हो जाता है, रिमेंबर। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज दिस निपा वायरस, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया। इबोला वायरस तो बहुत पहले की न्यूज में था, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेना। ये भी पीपल से पीपल ट्रांसफर हो सकता है, बट ऑफकोर्स पहले जानवर से ह्यूमन बींग पर आएगा, फिर ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग पर भी इबोला वायरस ट्रांसफर हो सकता है, ओके। नेक्स्ट बात करूँ, डिमेंटिया की बात करूँ। देखिए ये एक डिसीज है डिमेंटिया, जनरली मेमोरी लॉस जिसको हो जाती है ना। डिमेंटिया मतलब अ लॉस ऑफ मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपका दिमाग काम नहीं करता, ये सब आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, थिंकिंग एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। मतलब एक तरीके से जो कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं हमारे दिमाग के, याद रखिए, सोचने की, थिंकिंग, वो सब हार्म हो जाती है। जनरली एजेड लोग को जरूर डिमेंटिया होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिमेंटिया। एग्जांपल इसका देखिए, एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंटिया दैट इज, याद रखिएगा, अल्जीमर, याद रखिएगा। तो अल्जीमर डिसीज जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज डिमेंटिया। तो डिमेंटिया आपको याद रखना है भूलने की बीमारी एक तरीके से, ओके। और एजेड आप होते हो तो ऑटोमेटिकली ये देखा जाता है, ओके। नेक्स्ट है एमबीटैक। ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दिस एमबीटैक, ठीक है। तो पहली बात तो एमबीटैक को डेवलप किसने किया है? तो आईआईटी रोपर पंजाब जो है उसने डेवलप किया है। दूसरी चीज, ये एक, दिस इज शेप्ड एज ए यूएसबी डिवाइस, एक यूएसबी डिवाइस की तरह दिख रहा होगा आपको। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी याद रखना, कभी कंप्यूटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यूएसबी की तरह दिखाई देता है। ये एक फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर है फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट। कोल्ड चेन मैनेजमेंट आपको पता होगा, आज की डेट में हम बहुत सारी चीजों को अपने स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर के बारे में, क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या टेम्परेचर चाहिए, पूरा एक तरीके से ये पूरा कोल्ड चेन मैनेजमेंट में आपको टेम्परेचर के बारे में सारा डाटा प्रोवाइड करेगा, दैट इज एमबीटैक। तो जस्ट रिमेंबर, डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ओके। नेक्स्ट है मैच नंबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूं उसमें यूज होगा। मैच नंबर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मान लो मैच नंबर 6 है, इसका मतलब ये है कि व्हीकल वाज मूविंग एट 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 6 टाइम्स उसकी स्पीड है, तो मैक नंबर उसे कहते हैं, ओके। मैक नंबर मतलब डेफिनेशन क्या होगी? मैक नंबर एक्सप्रेसेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेटिव टू व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर मैक नंबर 6 है तो व्हीकल जो है स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब जो भी स्पीड ऑफ साउंड है उससे मल्टीप्लाई बाय 6 की स्पीड से चल रहा है। तो मैक नंबर अगर लेस देन 1 है उसे सबसोनिक सबसोनिक कहते हैं। मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक कहते हैं, और मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक कहते हैं। अग्नि मिसाइल जो है जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ओके। तो अब मैंने ये क्यों बताया, मैक नंबर आपको क्यों बताया? क्योंकि आपको देखिए, पहली बात तो आप जब भी कभी भी स्पेस उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफेंस में बहुत सी मिसाइल्स के बारे में, तो आपको ये वर्ड बार बार आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। और ये जरूर पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन, ओके। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में जरूर पढ़ लेना। बस मैं इतना बता रहा हूँ, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही, याद रखिए, पहले क्या होता था, पहले टर्बोजेट यूज किया जाता था, ओके। टर्बोजेट में क्या होता था, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप फॉर रॉकेट, या तो मैं कह दूं आप कोई मिसाइल छोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रॉकेट ही छोड़ रहे हैं, ओके। तो रॉकेट जब आप छोड़ते थे, याद रखिए, तो उसमें हमें जो फ्यूल के तौर पे, याद रखिएगा, उसको बर्न करने का हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। तो पहले क्या कहते थे, ऑक्सीजन के लिए अलग से एक कंबशन चैम्बर लगाया जाता था जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, इससे वेट बहुत बढ़ जाता था, कॉस्टिंग भी बढ़ जाती थी। रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या है, यही सबसे अच्छी बात है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है ना, वो यूज करता है, इंस्टेड ऑफ आपको कंबशन चैम्बर, मतलब ये लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी पड़े, नेचुरली वो यूज करता है। दैट इज ऑल अबाउट रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। बेसिक मैंने आपको बताया, जो कॉमन है दोनों के बीच में, अच्छा है, मतलब इससे कॉस्टिंग भी कम हुई, वेट भी कम हुआ और बेटर था, रिमेंबर। बट इसमें डिफरेंस है, रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या डिफरेंस है मैं बता दूं। स्क्रैमजेट रैमजेट का डेवलप पार्ट है, ओके। ये बेसिक बता रहा हूं, बाकी डिटेल्स आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, ओके। बाकी मैं देखो पूरा डिस्कस करूंगा अगेन 15-20 मिनट्स मेरा सिर्फ रैमजेट और स्क्रैमजेट में चल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, S-400 ट्रिम सरफेस टू एयर मिसाइल पूछा जाएगा। ये इंडिया को अभी रशिया ने दिया हुआ है, तो ये न्यूज में है। हेलिना हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग है, याद रखिएगा, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, याद रखिएगा।
टैंक को उड़ाने में हेल्प कर सकती है। देख सकते हैं किस तरह ये है आपकी, दैट इज हेलेना, रिमेंबर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग है। ओके, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोर्पेडो। तो पूछा गया ये स्मार्ट जो है, जो डीआरडीओ ने डेवलप किया, व्हाट इज दिस स्मार्ट? तो याद रखिएगा टोर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है। टोर्पेडो, आई थिंक आपने टोर्पेडो के बारे में सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप सबमरीन की कोई मूवी अगर आपने देखी होगा, सबमरीन चलती है वहाँ टोर्पेडो लॉन्च किए जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक, अब देखिए यहाँ पर सुपरसोनिक वर्ड आ गया तो आप समझ सकते हैं मैक नंबर क्या होगा, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 सबसोनिक। ओके, तो डीआरडीओ ने डेवलप किया, इसको कह रहे हैं स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट 75, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया का, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। इसमें क्या है प्रोजेक्ट 75 में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो इंडियन नेवी डेवलप कर रहा था। कितनी? 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो एक एक करके रिलीज होती रहती थी, न्यूज़ में आती रहती थी। 3 का नाम के से है, 3 का नाम वी से है, ऐसे याद रखना है। तो आईएनएस कलवेरी, खांदेरी, करंग, रिमेंबर। दूसरा है वेला, वगीर और वक्शी, रिमेंबर। तो ये 6 जो हैं ये हैं आपकी प्रोजेक्ट 75, रिमेंबर। प्रोजेक्ट 75 इंडिया की सबमरीन्स डेवलप हो। सबमरीन्स, आई होप आपने इमेज मैंने बना रखी सबमरीन की, आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ये पूछा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? तो जस्ट रिमेंबर ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर, जब कोविड की दिक्कत आई थी, ऑक्सीजन की कमी आई थी, तो वो इंडिया में किस तरह आए? शिपिंग के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट था कि किस तरह हम ऑक्सीजन की सप्लाई इंडिया में बढ़ाई जाए, तो इसमें हमारा नेवी ने हेल्प किया था। तो नेवी का ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके, अब नोबेल प्राइज विनर, देखो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, स्टैटिक पार्ट है। नोबेल प्राइज विनर आपको एक बार देख लेने हैं, मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ, देख लेना। नोबेल प्राइज फिजिक्स की बात करूँ तो देखो शॉर्ट फॉर्म बना लो, किस चीज़ पर मिला है ये याद कर लो, ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। ओके, जस्ट रिमेंबर किस चीज़ के मिला है, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है। इस बार किस चीज के मिला हुआ, किनको मिला हुआ है, ये तो स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह में क्वेश्चन फ्रेम होगा, सीडीएस, एनडीए, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा किसको मिला हुआ है। तो याद करने का तरीका देखो, मना किया हंसने से पारसी को, ऐसे याद कर लो। देखो यार सिली ट्रिक है बट स्टिल कुछ तो बताना पड़ेगा। मना किया तो मनाबे हो गया, ठीक है, यहां से हसलमन हो गया, हंसने से, रिमेंबर, और फिर पारसी, ठीक है। तो पारसी जो है, ऐसे करके आप तीनों का नाम याद कर सकते हो किसको मिला, वरना नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें मेडिसिन को, ठीक है, मेडिसिन में किसको मिला है? तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ रेसिपिटर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। ओके, तो अब ये तो इस चीज़ पे मिला है, किसको मिला है? तो याद रखिएगा जो केमिस्ट्री, जब केमिकल केमिस्ट्री की बात की जाती है, जो जूली है, रिमेंबर, वो पाउट करती है, ऐसे याद कर लेना, पाउट आपने सुना होगा। तो देखिए नाम जो है जूलिस और पेटापाउटियन है, ठीक है, तो पाउट करती है जूली, ऐसा करके याद करें ना केमिस्ट्री में, तो शायद याद रह जाए आपको, नाम ऑप्शन देख के पहचान जाओ। नेक्स्ट जो है दैट इज केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री बोल दिया मैंने, मेडिसिन का था वो। ओके, याद रखिएगा मेडिसिन का था, केमिस्ट्री का तो अब बता रहा हूं मैं आपको। अब केमिस्ट्री की बात किया तो डेवलपमेंट ऑफ प्रिसाइज न्यू टूल फॉर मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑर्गेनोकैटालिसिस, ठीक है, इसके लिए मिला है। ओके, अब आप ये मत सोचिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना ही कोई नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपन को बस बेसिक याद रखना है कि किस चीज़ के लिए मिला है, और हाँ डिटेल आप चाहो, आपके पास टाइम बहुत है तो आप पढ़ सकते हो इसके हम डिटेल्स, बट अभी हमारा टारगेट है कि हम किस तरह इसको लाइट नोट पर याद कर लें। ओके, तो अगला जो है केमिस्ट्री पे किसको मिला है? तो केमिस्ट्री में अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ए बी डिविलियर्स का नाम सुना होगा। बी से क्या? ए बी डिविलियर्स, बी से बेंजामिन, तो याद रखिएगा बेंजामिन है। और क्रिकेट की बात कोई तो एक न्यूजीलैंड के बड़े फेमस प्लेयर थे मैकमिलन। ओके, तो मैकमिलन और बेंजामिन को मिला है। तो देखिए ये याद करने का तरीका है, जो स्पोर्ट्स नहीं देखते हैं उनके लिए बड़ा, आप कुछ और तरीका ढूंढिए तब तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर पीस की बात करें, देखो पीस तो तब मिलती है आदमी को जब आदमी मर जाता है या मुर्दा हो जाता है, सही बात है कि नहीं? तो मर तो याद रखिए मरिया के नाम से याद कर सकते हैं, मुर्दा तो याद रखिएगा मुराटोव। अब बहुत सिली सा मैं बता रहा हूँ याद करना, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग। ओके, तो ये है आपको पीस के लिए मिला हुआ है। और किस लिए मिला है? ऑफकोर्स ये मिला है फॉर द एफर्ट्स टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज द, याद रखिएगा, प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस, तो उसके लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है लिटरेचर की बात करें तो तंजानिया के राइटर हैं, बड़े एक सिंगल पर्सन है, बहुत अच्छी बात है, अब्दुल रज़ाक गुरना, याद रखिएगा। तो अब्दुल रज़ाक गुरना याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा फिर मत बोलना, तो याद रखिए इनको इस चीज के लिए मिला हुआ है, दैट इज लिटरेचर में। और लिटरेचर में फॉर द वर्क दैट एक्सप्लोर द, याद रखिएगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ
colonialism, remember, and the fate of the refugees in Gulf between culture and the continents. तो इसके लिए लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड मिला हुआ है। और लास्ट जो है हमारा दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, किस चीज़ के लिए मिला है? लेबर इकोनॉमिक्स के लिए मिला हुआ है, मतलब लेबर का माइग्रेशन वगैरह इस सब के लिए। और दूसरा कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए मिला है। तो इनमें दो चीज़ों के लिए मिला है, 3 लोगों को। वो 3 लोग हैं कौन? तो देखिए, आप ये देखिए, आपके पास कार्ड है तो आप बड़े जोश में रहते हैं। डेबिट कार्ड होता है, हम बड़े जोश में आ जाते हैं कि नहीं यार पैसा है मेरे पास। तो कार्ड जोशुआ, रिमेंबर, है ना। और इसका तो नाम ही याद कर लिया मैंने, ग्यूडो, रिमेंबर। तो कार्ड है, जोश में है तो ग्यूडो, ठीक है। तो ऐसे करके आप नाम याद कर सकते हैं। इनको मिला है किसके लिए? दैट इज इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स में जिसको मिला हुआ है आप वो देख सकते हैं। रिसेंटली जो मिला था अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में इकोनॉमिक्स में, याद रखिए। उसके पहले कैलाश सत्यार्थी 2014 में, इनको गो थ्रू कर लिएगा। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर मिला था 1913 में, ओके, लिटरेचर के लिए, ठीक है। और आपने सुना होगा गीतांजलि, बड़ी फेमस है। ओके, चलिए, और बाकी आप गो थ्रू कर लिएगा। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020, भारत रत्न अवार्डी हैं जिनको मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड। किसको मिला है? CN राव, रिमेंबर। तो CN राव को मिला है फॉर व्हाट? फॉर एनर्जी फ्रंटियर्स के लिए, फॉर द रिसर्च इन एनर्जी फ्रंटियर, उनको अवार्ड मिला। ये भी असिस्टेंट कमांडेंट, UPSC भी अब आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। ये वुमेन बहुत सिंपल सी दिख रही होंगी, नीना गुप्ता को यह अवार्ड मिला है। ओके, तो जस्ट रिमेंबर किसको अवार्ड मिला है। लीगो, दिस इज इंपॉर्टेंट, लीगो प्रोजेक्ट जो अब महाराष्ट्र में आ गया है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो यार कि इंडिया फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च फैसिलिटी टू बी कमिंग इन महाराष्ट्र, हिंगोली, याद रखिए, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपका देखना है। ये किस लिए बनाया गया? पूरा लीगो प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जा रहा है? इट वॉज डिजाइन फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। नाम से ही पता चला ग्रेविटेशनल वेव्स। वो यहाँ वेव्स बदल देंगे आपकी, याद रखिए क्वेश्चन में। ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टीन इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके लिए डिटेक्ट कर, उसी की स्टडी होगी इसमें। और ये ऐसा नहीं इंडिया में, वर्ल्ड में पहला बन रहा है। 2 साइट इसकी यूएस में ऑलरेडी, वॉशिंगटन और लुसियाना में ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब इंडिया में बन रहा है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। तो स्टेट पीछे पूछ सकते हैं कहाँ बन रहा है। लिडार टेक्नोलॉजी सीधा पूछाएगा। लिडार टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, इसको भी यूज भी कर रहे थे, रिमोट सेंसिंग बुलेट ट्रेन बनानी है तो लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई देख लें कि क्या यहाँ बुलेट ट्रेन बन सकती है कि नहीं, दिल्ली टू वाराणसी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। लिडार क्या है? लिडार एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जहाँ पर लाइट का इस्तेमाल होता है। देखिए, LIA, लाइट का यूज होता है, ठीक है, इन अ पल्स लेजर फॉर्म टू मेजर द रेंजेस टू अ टारगेट। तो याद रखिएगा, जो डिस्टेंस वगैरह है वहाँ पर कैसा है, क्या स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, किससे लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं किस तरह वहाँ रिवर्स है, क्या रिलीफ स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पर बन सकती है कि नहीं। तो लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू रडार एंड सोनार, आपने सुना हो तो। रडार वर्क्स ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड सोनार वर्क्स ऑन साउंड फ्रीक्वेंसी, याद रखिए, साउंड वेव्स। तो रडार वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स और सोनार वर्क्स ऑन साउंड वेव्स। तो सिमिलर है, वही सिंपल फिनोमेना है। लिडार में भी यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होता है। ओके, तो और अगला जो है जेनोबॉट पूछा गया। जेनोबॉट क्या है? फर्स्ट लिविंग रोबोट है दैट कैन रिप्रोड्यूस। ओके, तो पहला लिविंग रोबोट है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है। और लास्ट जो करंट अफेयर्स है साइंस एंड टेक की, और जो मेरा मानना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आता है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है केरल में, केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना आपको, इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है। ओके, तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा और डायरेक्ट आंसर। याद है कि यूपीएससी में अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं और वो क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपको नहीं पता हुआ केरल बन रहा है, कैसे मार्क करोगे? तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपने पूरा लेक्चर गो थ्रू कर लिया होगा तो साइंस एंड टेक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने पढ़ ली है। ओके, और इसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे, अपना बेसिक आप पढ़ के जाइए। ये जो मैंने बता दिया है इनको पढ़ लो, जो मैंने बोला है कि आप इसको और डिटेल में देख लेना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, लेकिन आप चाहते हैं सर हम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप हमें पढ़ा दें, तो उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2023 का आप टारगेट बना सकते हैं, 2022 का तो टाइम अब बचा ही नहीं है। 2023 का टारगेट बना सकते हैं। वहां पर मैं आपको प्री मेंस पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। 90% सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर तो मैं सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, तब भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डिटेल क्वेरी अगर आपको लेनी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं पर्सनल लेवल पर भी गाइड करता हूँ। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप ऐप को डाउनलोड करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है क्लासेस, आप चाहते हैं सर आप सिर्फ हमको नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो हमारे नोट्स भी मिलते हैं। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को ऑर्डर कर
सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप सैंपल देखना चाहते हैं सर नोट्स कैसे हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप नोट्स के सैंपल देखिए, उसके बाद आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर हैंड रिटन नोट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, और नोटिफिकेशन का बटन हमेशा दबा दिया करो, इसमें आपको हमारे लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। और कमेंट करना जरूर ना भूलें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करते रहें, और जितना हो सके एटलीस्ट वीडियो को शेयर करें, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ये रीच हमारी पहुंच सके। एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हैं, तो ये ज़रूर कर दें।